जी। डियर फ्रेंड एंड फैमिली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा बहुत अहम टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसका ताल्लुक़ है स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक मरहलावार स्कूल खुल चुके हैं। कुछ क्लासेस रिज़्यूम हो चुकी हैं और कुछ क्लासेस अभी रिज़्यूम होना बाकी हैं। बच्चों को स्कूल भेजना क्यों ज़रूरी है? बच्चों को स्कूल जाते हुए कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है? किस तरीके से कोरोना इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है? और इसके लिए क्या-क्या इक़दामात घर पे रहते हुए वालिदैन ने करने हैं? कौन से इक़दामात स्कूल के इंतज़ामिया के ज़ुमरे में आते हैं? कौन से इंतज़ामात क्लासरूम के दौरान करने की ज़रूरत है? कौन से इंतज़ामात स्कूल के बाकी हिस्सों में, मिसाल के तौर पे टॉयलेट्स जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, या ग्राउंड्स जहाँ बच्चों ने खेलना है, या लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, कंप्यूटर लैब्स जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, लेबॉरेटरीज़ जहाँ बच्चे अपनी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, ये सारी जगह। और अगर कोई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन है, तो वहाँ पर हॉस्टल की हद तक क्या क्या मामलात हैं जो हॉस्टल के ज़ुमरे में आते हैं, हॉस्टल इंतज़ामिया ने और उसके अलावा वहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स ने करने हैं। फिर तालीमी इदारा स्कूल लेवल का है, तालीमी इदारा कॉलेज लेवल का है, तालीमी इदारा वो यूनिवर्सिटी लेवल का है। कुछ बुनियादी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आज हमारा जो टॉपिक मेन कंसर्न है वो स्कूल्स के बारे में है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक तक महदूद रहें और उन तमाम पेरेंट्स की रहनुमाई कर सकें कि जिनके बच्चों ने स्कूल जाना है या जो बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। बल्कि स्कूल्स कुछ ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में हैं, या फुल टाइम रेजिडेंशियल हैं, या जहाँ जो चैरिटी स्कूल्स हैं, मदरसास हैं, वहाँ भी कोरोना प्रिवेंशन की जो बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं, कैसे करने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोरोना इन्फेक्शन से क्या मुराद है और कोरोना बीमारी से क्या मुराद है, और कोरोना इन्फेक्शन से कोरोना बीमारी तक का सफ़र कैसे या क्या होता है, और फिर आगे हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो याद रखिए कि कोरोना वायरस का जिस्म में दाखिल होना, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। कोरोना वायरस जब जिस्म में जाता है तो जब बीमारी की अलामात पैदा होती हैं उसको कोरोना बीमारी कहते हैं। तो जिस्म के अंदर जाना इन्फेक्शन और अलामात का पैदा होना डिज़ीज़, बीमारी। तो इन्फेक्शन से डिज़ीज़ का अमल आम तौर पे 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता है। कुछ मरीज़ों में वायरस 2 दिन लेता है, कुछ में 4 दिन लेता है, कुछ में 8 दिन लेता है, कुछ दिन में 10 दिन लेता है, कुछ में 2 हफ्ते तक। लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि ऑन एन एवरेज 5 से 9 दिन के दरमियान कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बीमारी तक का मरहला तय कर लेता है और मरीज़ के अंदर अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और अगर 14 दिन खैरियत से गुजर जाएं तो फिर वायरस उस दौरान मर चुका होता है और बीमारी होने के इम्कानात नहीं रहते। यही वजह है कि क्वारंटाइन, जब अपने आप को अलहदा कर लेना या कमरे तक महदूद कर लेने का जो मरहला होता है वो 2 हफ्तों पे ही मुश्तमिल होता है, 2 वीक्स के लिए। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि स्कूल कोरोना के दौरान, या जैसे पाकिस्तान में भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की वबा काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ताहम सेकंड वेव के तौर पे या अभी भी कुछ लो लेवल पे केसेस पैदा होने का सिलसिला जारी है और हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर नए केसेस अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं। उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन अभी भी बीमारी मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो
मीडिया चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं, वहाँ से सब लोगों को, आवाम को ताकीद कर रही है कि अभी ख़तरा टला नहीं है। हाथ धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस, एक से दूसरे का जो फासला है वो बरकरार रखने या वो मेंटेन करने की जो तदाबीर है अभी तक उसे जारी रखने का अहकामात का कहा जा रहा है। ताहम आज हमारा चूँकि डिस्कशन का बेसिक मकसद जो है वो स्कूल्स हैं, तो हम आगे चलते हैं कि एक सवाल ज़हन में ये आता है कि क्या बच्चों में कोरोना वायरस उसी तरह फैलता है, बीमारी पैदा करता है जैसा बड़ों के अंदर करता है? तो इस बात का जवाब है कि 12 साल से ज़्यादा बच्चे, 13 साल, 14, 15, 16, 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर कोरोना वायरस की बीमारी का पैटर्न, कोरोना बीमारी का अंदाज़ बिल्कुल तकरीबन बड़ों वाला है कि गला ख़राब होता है, बुखार होता है, खांसी आती है, सांस ख़राब होता है। ये सारे मराहिल बड़ों की तरह के होते हैं। जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके अंदर कोरोना होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं और 6 साल से लेके 11 साल के दरमियान ये इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप होता है जिसके अंदर कोरोना की शरह 5 साल से कम बच्चों की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन 12 साल से ज़्यादा बच्चों की निस्बत कम होती है। तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो एडल्ट्स की तरह, वो बड़ों की तरह ही बीमारी के मराहिल से गुज़रते हैं। यहाँ पे ये सवाल बड़ा अहम है कि जिस तरह अभी वबा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई तो क्या ज़रूरत है तालीमी इदारों को खोला जाए? क्यों ना कि वबा के मुकम्मल ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए और फिर उसके बाद स्कूलों को खोला जाए। असल में ये बड़ा अहम फ़ैसला है, पेचीदा फ़ैसला है और ये हुकूमती सतह पे जो पॉलिसी साज़ी या जो कानून साज़ी या जो रूल्स कह लें या जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो गाइडलाइंस हैं, ये हुकूमती सतह पे फ़ैसला होता है जिसमें तमाम शोबा, मेडिकल प्रोफेशन के लोग, एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता लोग और जनरल कम्युनिटी के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं और मिलकर अपनी अपनी राय देते हैं। उस राय के मुताबिक फिर असूल तैयार किए जाते हैं और फिर उनको नाफज किया जाता है। तो पाकिस्तान की हद तक जो नेशनल हेल्थ सर्विस और रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन विंग है, जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल है, वो इन SOPs को बनाता है, जारी करता है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर ये सूबाई महकमा जात जो है वो इसको कैरी ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना शुरू करना है तो क्या एहतियातें की जाएं। हम इस सारे प्रोसेस को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1, वो एहतियातें या वो इक़दामात जो घर की सतह पे, मुआशरे की सतह पे पेरेंट्स ने और दीगर अफराद ने करने हैं, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस। दूसरा मरहला है स्कूल लेवल इंटरवेंशंस, कि स्कूल इंतज़ामिया ने किन चीज़ों को जो है वो किन चीज़ों को नाफिज करना है, किन अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाना है और बच्चों के स्कूल आने, स्कूल में ठहरने और स्कूल से फ़ारिग होके वापस जाने के मराहिल को किस किस तरीके से उन्होंने सेफ्टी या हिफाजती तौर पे मुमकिन बनाना है। और तीसरे नंबर पे भी बात जो आ जाती है वो आ जाती है कि ख़ुद स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने क्या करना है और बच्चों को टीच एंड ट्रेन कैसे किया जाना है और किन बातों पे एम्फेसाइज करना है। अब हम बारी बारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि कम्युनिटी लेवल या घर की हद तक क्या अहकामात या क्या मामला जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का किरदार रोल आता है कि वो बच्चों को हाथ धोने का तरीका वो सिखाएं और हाथ धोने का जो साइंटिफिक तरीका है जो एक अरसे से हम बताते आ रहे हैं, वो जो 5 स्टेप पे मुश्तमिल है कि पहले पानी लें, ऐसे रब करें, रब करने के बाद बेशक पेरेंट्स बच्चों के सामने करें, ये ऊपर वाले हाथ की उंगलियां नीचे वाले हाथ में डालें और इस तरीके से करें, फिर इस तरीके से करें, इसके बाद
ये अंगूठे के साथ हाइजीन का काम, ये वाला काम, उसके बाद ये उंगली के अंदर उंगलियों वाला मरहला, और फिर आखिर में कलाई को धोना। ये हैंड वॉश के 5 स्टेप्स हैं जो वालिदैन ने अपने बच्चों को ट्रेन करना है, उन्हें हाथ धोने का तरीका सिखाना है और साबुन का इस्तेमाल करके कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। ये कहना ज़रा मुश्किल है कि 20 सेकंड घड़ी पास भी नहीं होती, ना आमतौर पे वॉशरूम सिंक में मौजूद होती है। तो बच्चों की कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ बड़ी आसानी से हम टाइमिंग को कर सकते हैं कि बच्चा ABC पढ़ना शुरू करे तो जब वो Z तक पहुंचता है तो आमतौर पे 20 सेकंड गुजर चुके होते हैं। तो वालिदैन ने बच्चों को ये सिखाना है कि हाथ धोने के दौरान ABC पढ़ना शुरू करें और जब ABC मुकम्मल हो तो उनका हाथ धोने का अमल 20 सेकंड गुजार चुका होता है। दूसरी जो एहतियात वालिदैन ने बच्चों को सिखानी है वो मास्क का इस्तेमाल है और उसके साथ उन्होंने जो कफ एटिकेट्स जो है वो अपनाने हैं। मास्क का इस्तेमाल, कपड़े का मास्क रिकमेंड किया जाता है। मास्क पे आगे जाके मैं तफसील से बात करूँगा। ताहम जो N95 मास्क है उसे इस्तेमाल करने की सिफारिशात या तजवीज़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कपड़े का बना हुआ मास्क या सिंपल सर्जिकल मास्क बच्चों को पहनाया जा सकता है, जिसकी तफसील हम आगे जाके बताएंगे कि किस उम्र के बच्चों को मास्क लगाना है और किस उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह रेलेवेंट सेक्शन में हम बात करेंगे। तीसरी चीज़, बल्कि जो कफ एटिकेट से मुराद ये है कि जब बच्चे को छींक आए या बच्चा खांसी करे तो उसने किस तरीके से अपने नाक को और मुंह को ढांपना है। इसमें मैं भी ये अमल करके दिखाता हूँ ताकि पेरेंट्स नोट कर लें और अपने बच्चों को उसके मुताबिक ट्रेन कर सकें। अगर किसी मौके पे छींक आती है या खांसी आती है तो अपनी ये जो कोने वाला एरिया है ये आगे लेके आना है और इसके ज़रिए जो है इस वक्त फिर खांसना या छींकना है। नाक पे या मुंह के आगे हाथ रख के छींकना या खांसने से गुरेज करना चाहिए। इस सूरत हाल में जो भी मवाद मुंह से निकलता है वो हाथों पे लग जाता है, हाथों से कपड़ों में, और कपड़ों से जहाँ जहाँ बच्चा टच करता है, हाथ लगाता है, वहाँ वहाँ वो जरासीम लग जाते हैं और फिर वहाँ जब कोई दूसरा बच्चा हाथ लगाता है तो उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसके लिए जो सेफ़ तरीक़ेकार है वो अपने कोहनी को इस्तेमाल करके नाक को और चेहरे को ढांप के छींकना या खांसी करना है। दूसरा काम जो कर सकते हैं वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल है, रुमाल का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर टिश्यू पेपर जो कि वो डिस्पोजेबल होता है, इसलिए टिश्यू पेपर को लें, नाक के ऊपर रखें, छींके या खांसी किया, उसी को ऐसे ही लपेट के उसी तरह उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दिया। तो ये है कफ एटिकेट्स। हैंड वॉश का मैंने तरीका पहले बता दिया। तीसरी और दूसरी चॉइस मास्क का इस्तेमाल। फिर मास्क पहनने का तरीका पेरेंट्स ने बच्चों को गाइड करना है और बच्चों को यूज़ टू करना है कि ताकि वो मास्क पहन के अपने पहले घर के अंदर कुछ देर रहेंगे तो उन्हें उसकी आदत सी हो जाएगी, मानूस हो जाएंगे। वरना अगर पहले दिन स्कूल जाते हुए बच्चे को मास्क लगाएंगे तो शायद वो उसे अपना ना सके, उसे कंटिन्यू ना कर सके, उसे सही तरीके से हैंडल करना ना आए। तो इसलिए मास्क लगाने की प्रैक्टिस भी घर पे वालिदैन को करानी चाहिए बच्चों को। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंस। क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, वालिदैन ने बच्चों को ये चीज़ भी सिखानी है कि घर से निकलने के बाद जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया, अगर स्कूल की बस है या वैन है जिसके ज़रिए बच्चों ने स्कूल पहुंचना है, तो बच्चों ने इस बात को ज़रूर नोट करना है और कोशिश करनी है और यकीनी बनाना है कि सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल ट्रांसपोर्ट के दौरान रखा जाए, ताकि अगर वैन में सफ़र कर रहे हैं तो एक सीट पे एक ही बच्चा बैठे, दूसरा बच्चा ना बैठे, और बच्चों को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो फिर उस मौके पे ड्राइवर को या हेल्पर जो भी बस में मौजूद हो उन्हें रोके और दूसरे बच्चे को साथ बिठाने से गुरेज करें। तो इसी तरह जब स्कूल में बच्चे पहुंच जाएं तो वालिदैन की तरबियत जो घर में होगी बच्चों की, वो वहाँ भी जाके उनके काम आएगी और बच्चे उसके मुताबिक जो है अपनी हैंड हाइजीन जो है, सोशल डिस्टेंस को वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे।
अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स का मज़ीद आगे काम है वो ये है कि घर से निकलने से पहले या बच्चों को जो सुबह रेडी करना है, तो बच्चों को नोट करें कि उन्हें कोई छींकें तो नहीं आ रही, बच्चों को फ्लू तो नहीं है, बच्चे का गला ख़राब तो नहीं है, बच्चे को बुखार तो नहीं है। टेम्परेचर गन अमूमन घरों पे इस्तेमाल करने की तजवीज़ नहीं की जाता। अमूमन ये स्कूल लेवल पे इस्तेमाल की सिफारिशात हैं। घरों में पेरेंट्स रवायती तरीके से बच्चों के बुखार के बारे में चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि बच्चे को बुखार है या बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो स्कूल भेजने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें ताकि बच्चा घर पे ही रहे और स्कूल के इन्वायरमेंट से मज़ीद दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट ना करें या बीमारी की शिद्दत से वो स्कूल के अंदर बीमार भी ना हो। तो ये वो बातें हैं जो वालिदैन ने ख्याल रखना है और बच्चों को गाइड करना है। अब जब बच्चों ने घर से निकलना है और स्कूल की तरफ जाना है, तो दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन का मरहला आ जाता है। जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की वैन है जो उन्हें लेके जाया करती थी कोविड से पहले। अभी मेरे बच्चों की क्लासेस उन्हें रिज्यूम होना है, तो मैं ख़ुद भी इस पे गौर कर रहा हूँ कि बच्चों को ड्रॉप करना स्कूल और स्कूल से पिक करना वो मैं ख़ुद करूँगा या जो पहले वाली सर्विस जिसे हम अवेल कर रहे थे उसी से कंटिन्यू कराना है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्शन के लिए भी यही सिफारिशात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि एक सीट पे एक बच्चा बैठे, दो बच्चे ना बैठें। सीट पे बैठने के दौरान बच्चा जब ट्रांसपोर्ट बस या वैन में हो तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए और उसके अलावा कम से कम जगहों पे अपने आप को टच करे और वैन के अंदर बैठने से पहले और वैन से उतरने के बाद अपने हाथों को या तो पानी और साबुन से धोएं और अगर पानी और साबुन से धोना मुमकिन ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए हाथों को साफ़ करना चाहिए। जब ट्रांसपोर्टेशन का मरहला तय हो जाता है और बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आके कुछ स्कूल से मुतल्लिका गाइडलाइंस हैं या SOPs हैं जिन पे अमल करना होता है ताकि इस बात को स्कूल यकीनी बनाए कि किसी भी बच्चे को जो बुखार है तो वो स्कूल में दाखिल ना हो, बल्कि वहीं से वो पेरेंट्स की तरफ या घर भेज दिया जाए। और जो बच्चे में फ़ीवर के अलावा वैसे कोई और भी अलामात हो, खांसी, बुखार, गला ख़राब या इस तरह की कुछ भी सिम्टम लगे कि बच्चा ठीक नहीं है, तो वहीं से ही जो एंट्री पॉइंट हो वहीं से स्कूल जो है उस बच्चे को घर की तरफ भिजवा दे और स्कूल की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ एंटर ना होने दिया जाए। तो जो स्कूल का एंट्री पॉइंट है वहाँ पे ना सिर्फ ये कि टेम्परेचर गन के साथ एक या दो या जो भी स्कूल स्टाफ मेंबर खड़ा हो जो बच्चों का टेम्परेचर चेक करे, साथ बच्चों की ओवरऑल सेहत के ऊपर भी नज़र डाले और एंट्री पॉइंट पे ही बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए पानी और साबुन या सैनिटाइजेशन का या हैंड सैनिटाइज़र की फैसिलिटी बच्चों के पास होनी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल एंटर होते वक्त भी अपने हाथ एक दफ़ा साफ़ कर लें। दूसरी बात, बच्चों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। किस एज के बच्चे को मास्क लगाना है, किसको ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह रेलेवेंट सेक्शन में हम बात करेंगे। जब बच्चा स्कूल एंटर हो जाता है तो उसके बाद फिर क्लासरूम का मरहला आ जाता है। जब बच्चे क्लासरूम में पहुंच जाते हैं तो क्लासरूम के लिए या क्लासरूम के अंदर जो इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। क्लासरूम की हद तक जो गाइडलाइंस स्कूल के लिए दी गई हैं उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि 1-1 मीटर के फासले पे डेस्क या चेयर्स हों और अगर लामहाला किसी वजह से क्लास की कैपेसिटी इतनी नहीं है या प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर मजबूरी के तौर पे लेकिन मास्क के इस्तेमाल को लाजम बनाना ज़रूरी है। और क्लासरूम के दौरान भी बच्चों का फ्रीक्वेंट मुख्तलिफ जगहों को टच करना या हाथ लगाना है, उससे बच्चों को टीच करना है कि गैर ज़रूरी जगहों पे बार बार हाथ मत लगाएं। फिर बच्चों की जो सिटिंग का जो फ्रंट पे टेबल है जिस पे बच्चों ने हाथ रखना है, किताबें रखनी हैं, उसको रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ करना स्कूल इंतज़ामिया के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। और इसी तरह बच्चे जब अपनी क्लास अटेंड कर लेते हैं तो क्लास के दौरान मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस को ऑब्ज़र्व करना और उसके साथ
2-3 घंटे बाद अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करना ज़रूरी है। क्लासरूम के दौरान जब बच्चों को टॉयलेट जाने की ज़रूरत पेश आती है, तो टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे वक्फ़े-वक्फ़े से जाते हैं और तमाम चीज़ों को शेयर करते हैं। दरवाज़े के हैंडल से लेके वॉशरूम के शावर तक और फिर टैप टूटी जिसमें से पानी निकलता है, हर चीज़ पे बच्चों के हाथ लगते हैं और यहाँ से भी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जाए कि टॉयलेट एक तो क्लीन हो, टॉयलेट की सर्विसेज, टॉयलेट के हैंडल्स, टॉयलेट की टैब्स, स्कूल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो रोज़ाना 2 घंटे से 3 घंटे के बाद उन्हें साफ़ कराए, और ताकि बच्चे जो वॉशरूम इस्तेमाल करें तो उनके लिए वॉशरूम का इस्तेमाल महफूज बनाया जा सके, और बच्चे जब वॉशरूम से फ्री हों तो अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक धोएं और फिर अपने क्लासरूम का रुख करें। इसी तरह जब क्लासरूम से बाहर जाने की बात होती है, बल्कि क्लासरूम की बात पे क्लास में ही रहते हुए अभी हम बात कर लेते हैं टीचर्स ने भी मास्क लगाना है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान टीचर्स को बच्चों के करीब जाना पड़ता है, और ये भी अक्सर औक़ात डिपेंड करता है कि स्कूल जाने वाला बच्चा किस एज ग्रुप में है। आम तौर पे जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र, उनके साथ टीचर बहुत करीब इंगेज होते हैं, तो टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए मास्क जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जो बाकी जो बड़ी क्लासेस हैं, वहाँ अगर टीचर ने सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है तो वो मास्क के बगैर भी क्लास ले सकता है, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है या तरजीह इसी बात को दी जाती है या प्रेफर्ड यही है कि वो मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाए। क्लासरूम के बाद जो बाकी मराहिल होते हैं, ब्रेक का टाइम आ जाता है। ब्रेक का टाइम वो होता है जब बच्चे बाज़ खाना इकट्ठे खाते हैं या ब्रेक के दौरान टॉफ़ी, कैंडीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या इसके दौरान खेलते हैं। खेलने के दौरान जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो बच्चे खेलें खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे को हाथ लगाने की ज़रूरत होती है या लगाने का मरहला होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बच्चों को ब्रेक के दौरान कराने से मना करना चाहिए। सेफ़ डिस्टेंस को ब्रेक के दौरान भी मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए, और ब्रेक के दौरान इस्तेमाल होने वाला खाना या पानी बच्चों को घर से लाना चाहिए, और कोशिश यही हो कि बच्चे ब्रेक के दौरान स्कूल की कैंटीन या स्कूल की जो वाटर रिसोर्स है उसे इस्तेमाल ना करें, बल्कि घर से ही खाना और अपने पानी वगैरह साथ लेके आएँ। ये इक़दामात हैं जो बच्चों के ग्राउंड्स के दौरान या खेलने के दौरान उन्होंने बरकरार रखने हैं या अमल करना है। तीसरी सूरत-ए-हाल तब पैदा होती है जब बच्चों ने कंप्यूटर की क्लास लेनी है और कंप्यूटर रूम में जाना है। आम तौर पे कंप्यूटर रूम्स जो है वो ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग स्टेशंस होते हैं, और तकरीबन हर क्लास के बच्चों ने ही कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना होता है। तो कंप्यूटर क्लास एक ऐसी जगह है जहाँ तकरीबन हर क्लास के बच्चे ने रोटेट होना है, वहाँ से गुज़रना है, तो वहाँ से भी कोविड इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो कंप्यूटर क्लास में एंट्री के दौरान बच्चों का मास्क पहनना, टीचर या इंस्ट्रक्टर का मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जब बच्चे क्लास फिनिश कर लें तो कीबोर्ड्स और माउस उनको क्लीन करना अगली क्लास से पहले इंतहाई ज़रूरी है। और बच्चों ने जब कंप्यूटर क्लास मुकम्मल कर लेनी है तो उसके बाद जब उठ के बाहर निकलना है तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है या साबुन पानी से धोना है। दूसरी जो सूरत-ए-हाल होती है वो आ जाती है लाइब्रेरी। अमूमन लाइब्रेरी भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे तमाम स्कूल के बच्चे जो है ना वो वक्फे से जाते हैं या जा सकते हैं और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इस दौरान भी ख्याल रखना है कि वहाँ पे जाते हुए हैंड हाइजीन को, कफ एटिकेट्स को बरकरार रखा जाए, बच्चों ने मास्क लगाना यकीनी बनाया हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। लाइब्रेरी के बाद जो बात आ जाती है वो लेबॉरेटरी ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और वहाँ पे मौजूद इक्विपमेंट को हैंडल करना होता है।
तकरीबन हर एक्सपेरिमेंट में हाथ लगाना या टच का अमल शामिल होता है, तो ये एक पोटेंशियल जगह होती है जहाँ से बच्चों को कोविड का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ भी ये चीज़ ज़रूरी है कि फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी रहे। कोशिश की जाए कि लेबॉरेटरी में छोटे छोटे क्लासेस के छोटे ग्रुप्स के ज़रिए बच्चों को ले जाया जाए, ताकि कोविड इन्फेक्शन के स्प्रेड को ख़ातर खा कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग के असूल को अपनाते हुए 1 मीटर का फासला 2 बच्चों के दरमियान को यकीनी बनाया जा सके। और अगर कहीं ऐसा मुमकिन ना हो तो मास्क का स्ट्रिक्ट इस्तेमाल और हैंड को सैनिटाइज़ करने का अमल लेबॉरेटरी के अंदर ही दोहराया जाए, ताकि वहीं पे ही हाथ क्लीन हो जाए और कोविड ट्रांसफ़र मिनिमाइज़ हो जाए। इसके अलावा एक और जो एहतियात है, जो पेरेंट्स ने भी बच्चों को गाइड करनी है और टीचर्स ने भी रीइंफोर्स करना है, वो है हाथों से चेहरे को छूना। कि कोशिश ये की जाए बच्चों को वक्फे वक्फे से याद दहानी कराई जाए कि अपने हाथों से आँखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर टच नहीं करना, या टच करने की बहुत ज़रूरत हो तो पहले हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज़ करना है, फिर चेहरे पे लगाना है। जी, अभी स्कूल की एक और सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बोर्डिंग हाउस हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, या प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। जब वो हॉस्टल की बात आ जाती है तो वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। हॉस्टल का एक मेस रूम होता है, मेस रूम के अंदर भी यही असूल अपनाए जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स को अपनाया जाए। और चूँकि मेस खाने की जगह है तो वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल अमूमन मुमकिन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हैंड हाइजीन, हाथों को धोना, कफ एटिकेट्स और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद बात कर लेते हैं कि स्कूल्स की बात हमने कर ली, दीनी मदरसास या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे क्या होना चाहिए। तो दीनी मदरसास के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यही सिफारिशात हैं कि तलबा और उस्ताद के दरमियान 1 मीटर का फासला यकीनी बनाया जाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, साबुन पानी से हाथों को वक्फे वक्फे से धोने को यकीनी बनाया जाए। और अगर किसी मौके पे किसी बच्चे को बुखार महसूस हो या बच्चा बीमार लगे तो बिला तरद्दुद और बग़ैर वक़्त ज़ाया किए उसे घर या उसे या तो आइसोलेट किया जाए या उसे उसके पेरेंट्स के साथ घर भिजवाया जाए, ताकि वहाँ पे वो 14 दिन का टाइम गुजारे और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी स्टडी को ज्वाइन कर सके। अच्छा, ये हमने बात कर ली स्टूडेंट्स की। स्कूल के इन्वायरमेंट में 2 सेगमेंट्स या 2 पार्टीज़ अभी हैं जिनको अभी हमने टच नहीं किया। एक तो टीचर्स खुद हैं और दूसरा उनका सपोर्ट स्टाफ है। पहले हम टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो टीचर्स ने जो आपस में बैठना है, अपने जो उनके रिटायरिंग रूम्स हैं या जो उनका कॉमन रूम है, उसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स का टीचर्स ने ख्याल रखना है और मास्क का इस्तेमाल टीचर्स ने यकीनी बनाना है। जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ से मुराद है स्कूल का गेटमैन, स्कूल का चौकीदार, स्कूल का कोई भी हेल्पिंग स्टाफ, ये सारे स्कूल के सपोर्ट स्टाफ में आते हैं। ये सब लोग भी वो होते हैं जो बाज़ बच्चों को अंदर ले जाना, अंदर से बाहर लाना या दीगर स्कूल के काम करने की ज़िम्मेदारी इन पे होती है। इन लोगों के लिए भी यही 4 असूल हैं कि फ़ेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, हैंड हाइजीन को बरकरार रखें, 3 घंटे 2 से 3 घंटे बाद अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं और उसके साथ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें। सपोर्ट स्टाफ की बात हमने कर ली, टीचर्स की हमने बात कर ली, स्टूडेंट्स की हम पहले बात कर चुके हैं। हम अब आगे चलते हैं कि अब हम चलते हैं कि मास्क
किस एज ग्रुप के बच्चों को मास्क लगाना है और मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी हम मास्क के ऊपर बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्लासिफिकेशन की है उसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे तो स्कूल में जाते नहीं हैं, तो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात हैं उनके मुताबिक हर बच्चे ने मास्क का इस्तेमाल करना है, चाहे वो 5 साल से कम हो, चाहे वो 5 साल से ज़्यादा 12 साल तक हो या 18 साल तक हो। उन्होंने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। जब मास्क की बात करते हैं तो सिंपल सर्जिकल मास्क या कपड़े का बना हुआ मास्क दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल रिकमेंड नहीं किया जाता, ना उसकी ज़रूरत है। N95 मास्क जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स उनके लिए होता है। N95 मास्क थिक ज़्यादा होता है। N95 मास्क के अंदर से सांस लेने के लिए ज़ोर लगता है और बच्चे चूँकि छोटे होते हैं उनको सफोकेशन होने का डर होता है और वो इससे खौफज़दा हो सकते हैं और मास्क के इस्तेमाल से उन बच्चों के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर जो बच्चे मास्क लगाने से खौफज़दा हों, परेशान हों, ना लगाना चाह रहे हों, तो पेरेंट्स और टीचर्स ने उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना। अगर बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं और फिर भी हम मास्क लगाने की कोशिश करेंगे या प्रेशराइज़ करेंगे तो बच्चे को सफोकेशन के साथ जो है वो ऑक्सीजन की कमी के साथ गुनूदगी में जाने या गिरने या चोट लगने का ख़दशा भी होता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि मास्क लगाने के लिए उस बच्चे को ताकीद करनी है जो मास्क की अहमियत और ज़रूरत को समझता हो और मास्क अप्लाई करने के बाद सांस लेने का अमल नॉर्मल तरीके से जारी रख सकता हो। अगर कोई बच्चा मास्क लगाने के बाद उलझन का शिकार हो या उसे सांस में दुश्वारी हो रही हो या वो मुश्किल का इजहार करे तो टीचर्स और पेरेंट्स को इस बात को मान लेना चाहिए और उसे मास्क लगाने पे इसरार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में मास्क लगाने की ज़िद अगर हम करेंगे या पेरेंट्स मास्क लगाने में के लिए अगर ज़ोर देंगे तो बच्चों के अंदर ऑक्सीजन की कमी के साथ सफोकेशन और साथ ऑक्सीजन की कमी होने का ख़दशा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी आ गई है। फ्लू वैक्सीन अभी पाकिस्तान में मुयस्सर तो नहीं है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में वो आ जाएगी। तो स्कूल गोइंग जितने भी बच्चे हैं उन सब की वैक्सीनेशन फ्लू वायरस के लिए ज़रूरी है। फ्लू वायरस की वैक्सीन के साथ बच्चे फ्लू निमोनिया से भी महफूज हो जाएंगे। जी अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं इस मौके पे करना चाहूँगा वो है ख़ास तौर पे क्लासरूम की इन्वायरमेंटल इश्यूज़। क्लासरूम का हवादार होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि क्रॉस वेंटिलेशन मौजूद हो और खिड़कियाँ खोल के रखी जाएँ ताकि हवा की गुज़र जो है वो आसानी से हो। अगर कोई स्कूल या क्लासरूम ऐसा है कि जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन मुयस्सर नहीं है और वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हो रही है तो फिर ये ख्याल रखा जाए कि वहाँ एयर कंडीशनिंग जो है वो हवा की रीसर्कुलेशन ना हो, बल्कि एक तरफ से ठंडी हवा आए और दूसरी तरफ से वो निकल जाए। रीसर्कुलेशन को डिस्करेज करना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए एयर कंडीशनिंग। इसी तरह जो बच्चे स्कूल बस में या वैन में सफ़र करें तो उस दौरान मास्क लगाया हो और साथ स्कूल वैन या बस की विंडोज़ खुली होनी चाहिए ताकि हवा की खुली आमदोरफ्तियाँ हो बस या वैन के अंदर और कोविड के स्प्रेड के अंदर जो है उसमें कमी आ सके या उसको मिनिमाइज़ किया जा सके रिस्क को। जी, तो ये सारी वो बातें थीं जो रीओपनिंग या जॉइनिंग स्कूल ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड ज़रूरी था, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। एक दफ़ा इसका हम खुलासा या सम अप करते हैं कि कौन सा काम किसके ज़िम्मे है
और किस तरीके से कोविड स्प्रेड को मिनिमाइज़ करना है, प्रेशर्स को हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेरेंट्स का अपना रोल है, कम्युनिटी की हद तक, घर की हद तक पेरेंट्स ने बच्चों को हैंड हाइजीन सिखानी है, कफ एटिकेट सिखाने हैं, मास्क का इस्तेमाल सिखाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने और बरकरार रखने के बारे में ताकीद करनी है। पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले चेक करना है कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं या बच्चा कहीं बीमार तो नहीं हो रहा। अगर बच्चा बीमार लगे उन्हें या बुखार हो तो उसे घर पे ही रोक लेना है। बच्चों को लंच का सामान घर से देना है, बच्चों को पीने के लिए पानी भी घर से भिजवाना है। ये जिम्मेदारियां हैं जो पेरेंट्स की हिस्से में आती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का सेक्शन आ जाता है। अव्वल तो पेरेंट्स खुद पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करें, और अगर पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुयसर खुद ना कर सकें तो जो सर्विस स्कूल की तरफ से वैन या बस की फॉर्म में हो तो उस ट्रैवल के दौरान मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स को बरकरार रखना और उसकी विंडोज़ को खोल के रखना ज़रूरी है। स्कूल पहुंचने के बाद एंट्री पॉइंट होना चाहिए जहां पे हाथ धोने का इंतज़ाम हो, वहीं पे स्कूल स्टाफ गन के साथ मौजूद हो ताकि आने वाले बच्चों का टेम्परेचर चेक हो, और जिस बच्चे को फीवर डिटेक्ट हो उसको वहीं से पेरेंट्स के साथ या वहीं से घर भेज दिया जाए, और जिन बच्चों के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल हो उनको फिर आगे स्कूल में एंटर होने दिया जाए। क्लासरूम में जब बच्चे पहुंच जाएं तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ने ही मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। बच्चों में और टीचर के दरमियान 1 मीटर का फासला डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, और वक्फे से 2-3 घंटे बाद हाथों को पानी से या सैनिटाइज़र से वॉश करना है। स्कूल के क्लासरूम के साथ जो टॉयलेट वाली जगह है वहाँ भी इन असूलों को अपनाना है। टॉयलेट के अलावा लाइब्रेरी, इसके अलावा कंप्यूटर लैब, इसके अलावा लेबॉरेटरी, ये तमाम जगह जहाँ पे बच्चे या स्टूडेंट्स जो है वो रोटेट होते हैं उन जगहों पे इन चारों असूलों को यकीनी बनाना है। जी, क्लासरूम के बाहर बच्चों का जो रिसेस का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, उस दौरान भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है, वक्फे से हाथ धोने का अमल यकीनी बनाना है, और सेफ डिस्टेंसेस को या बच्चों के दरमियान फासले को यकीनी बनाने के लिए टीचर्स ने इंगेज रहना है। हाँ, इसके बाद मास्क, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर बच्चे ने मास्क का इस्तेमाल करना है, और कपड़े का मास्क या आम सर्जिकल मास्क यही इस्तेमाल करना चाहिए। N95 मास्क पहनना ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुश्किल का बायस हो सकता है। वो जो कि थिक ज़्यादा होता है, सांस लेने के लिए ज़ोर लगता है, इसलिए N95 मास्क के इस्तेमाल से बच्चों में ऑक्सीजन की कमी, सफोकेशन का ख़दशा ज़्यादा रहता है। जी, बहुत शुक्रिया सब लोगों के इस डिस्कशन को, इस प्रोग्राम को वॉच करने का, देखने का। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, आप अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने करीबी अजीज़ व अकारब के अंदर, अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए, और जो स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो वो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, और इस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करना चाहिए। जितनी भी मैंने आपसे गुफ्तगू की है ये सारी पाकिस्तान का नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग उनकी सिफारिशात के मुताबिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं भी एक पेरेंट की हैसियत से मौजूद हूँ। बच्चों ने स्कूल जाना है तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी उलझनें थी, परेशानियाँ थी कि कैसे होगा। ये तमाम जो SOPs जब मैंने स्टडी की हैं आपके लिए, जब मैंने इस प्रोग्राम को तैयार किया तो मेरी भी बहुत सारी एंजाइटी जो है वो ख़त्म हो गई, वो कम हो गई है, और बच्चों को सिंपल फेस मास्क के साथ, हैंड सैनिटाइज़र के साथ
और घर से ही पानी और लंच का सामान दे के भेजना। इंशाल्लाह इस तरह के मराहिल करके पेरेंट्स की हैसियत से हम अपना किरदार अदा करेंगे और स्कूल इंतज़ामिया अपने हिस्से का काम करेगी, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग अपने हिस्से का काम करेंगे, तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस के स्प्रेड पे काबू पाना मुमकिन होगा। ताहम अभी तक कोई चीज़ आपके लिए वाज़ेह ना हो या आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो या आप किसी स्पेशल सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। जी, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बच्चों का और अपने अहलो-अयाल का, अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत सारा ख़्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।